हेलो। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने पिछली क्लासों में जो है सीटी का फ़िज़िक्स जो है वो ख़त्म किया हुआ है। आज हम जो हमारा जो लेक्चर है वो है पेशेंट प्रिपरेशन के हवाले से। अब हमने तो वो कर लिया, क्या कहते हैं उसको, फ़िज़िक्स तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसमें हमने ये देख लिया कि सीटी का इमेज जो है, एक इमेज जो लेना या एक स्कैन जो है हम वो कैसे लेते हैं। वो जो 3 स्टेप्स थे, डेटा एक्विजिशन, इमेज रिकंस्ट्रक्शन और तीसरा जो स्टेप था हमारे पास इमेज डिस्प्ले। वो तीनों जो है वो हमने कर लिए, वो हमने सीख लिए कि डेटा एक्वायर कैसे करना है, फिर उस डेटा पे एल्गोरिदम्स और ये सारी चीज़ें जो है वो कैसे रन करनी है और उसको कन्वर्ट करना है फ्रॉम रॉ डेटा टू इमेज डेटा, और फिर उस इमेज डेटा को डिस्प्ले कैसे करना है। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेशेंट प्रिपरेशन, कि एक सीटी एग्जामिनेशन के लिए हम पेशेंट को प्रिपेयर कैसे करेंगे। अब प्रिपरेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है। प्रिपरेशन जो है, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि वाई प्रिपरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रिपरेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, पेशेंट का प्रॉपर प्रिपरेशन फॉर अ सीटी एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा कंसर्न होता है पेशेंट सेफ्टी। तो अगर पेशेंट सही तरीके से प्रिपेयर हो और उसमें जो हमने प्रॉपर प्रोटोकॉल सिलेक्शन, अब प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें आती है वो हमें थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हमारा जो बड़ा कंसर्न होता है सीटी एग्जामिनेशन में वो होता है पेशेंट सेफ्टी। हमने पेशेंट को सेफ करना है, जितना हो सके हमने पेशेंट को सेफ रखना है। अब अब पेशेंट सेफ्टी जो है वो डिपेंड किस चीज़ पे करती है। सबसे पहले पेशेंट सेफ्टी जो है ना वो इस पे डिपेंड करती है कि आपने पेशेंट को गाइड कैसे करना है, आपने एग्जामिनेशन को कैसे शुरू करना है, आपने प्रॉपर प्रोटोकॉल को कैसे सेलेक्ट करना है कि कौन से पेशेंट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल चाहिए होगा। या अगर एक डॉक्टर है, उसने एक वो किया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, एक प्रोटोकॉल जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है और आपके लिए वो प्रिस्क्रिप्शन में लिख लिया कि सीटी ब्रेन करना है इसको, ठीक है। तो आप उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं या डॉक्टर के साथ क्या डिस्कशन उसके बारे में हो सकती है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम आज पेशेंट प्रिपरेशन में देखेंगे। अब पेशेंट प्रिपरेशन कहाँ से शुरू होती है? पेशेंट प्रिपरेशन जो है ना वो तब से शुरू होती है कि पेशेंट जो है वो सीटी डिपार्टमेंट में आया भी नहीं होता। जब वो बुक कर लेता है ना अपना अपॉइंटमेंट आपके साथ और वो आया भी नहीं होता, तब से आपने एक पेशेंट के लिए प्रिपरेशन शुरू करनी होती है। उसमें सबसे पहले क्या होता है, आपने जो है ना वो सीटी एग्जामिनेशन का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो देखना है, और उसके साथ साथ पेशेंट की जो हिस्ट्री है या जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, सबसे पहले आपने वहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि वो जो है ना वो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में गाइड कर सकता है। तो मैं आपको लोगों को पहले से बता रहा हूँ, ये बार बार ये बात बता चुका हूँ कि जब भी आप किसी हॉस्पिटल में या किसी लैब फैसिलिटी में जाएं, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो सीटी स्कैन हो, चाहे वो एमआरआई हो, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, सबसे पहले आपने क्या करना है, पेशेंट की हिस्ट्री चेक करनी है। जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने लिखा हुआ है साइट पे कि ये एब्डोमिन अल्ट्रासाउंड करना है या सीटी एब्डोमिन करना है या सीटी थोरेक्स करना है, वट एवर जो भी डॉक्टर ने लिखा हुआ है, तो उसके साथ डॉक्टर ने जो है ना अपनी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर चीफ कंप्लेंट्स के नाम से सीसी या सीओ या वट एवर, सीसी के नाम से या इसके नाम से उसने उसने लिखा होता है कि इस पेशेंट को ये मसला है, लेफ्ट प्लैंक फैन है, राइट प्लैंक फैन है, वट एवर जो भी हो, वो कंप्लेंट्स जो है वो डॉक्टर ने साइट पे जो है वो लिख के होते हैं। तो आपने सबसे पहले उसको चेक करना है, उसके बारे में थोड़ा सा पूछना है अगर किसी से, अगर आपको खुद नहीं पता कि हाँ ये क्या लिखा हुआ है डॉक्टर ने या ये क्या लिखा हुआ है डॉक्टर ने। क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री जो है ना वो सही तरीके से देख ली पेशेंट की, तो आप ड्यूरिंग एग्जामिनेशन भी पेशेंट को गाइड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इमेजेस देखेंगे, इमेजेस जब आप देखेंगे तो उसमें भी आपकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी कि डायग्नोसिस में, ठीक है। वैसे डायग्नोसिस तो हमने करनी नहीं होती, लेकिन फिर भी
एक्सपीरियंस के साथ साथ आप समझ जाएंगे कि हाँ ये मसला इमेजेस में ये मसला आ रहा है, तो इमेजेस में ये मसला आ रहा है, तो इस वजह से आप जो है ना वो पेशेंट को सही तरह से गाइड भी कर सकते हैं अब पोस्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, अब हम आएंगे अपनी टॉपिक की तरफ। ठीक है, जो चीज़ें जो है वो हमने थोड़ी थोड़ी डिस्कस तो कर ली है। अब मैंने कहा कि एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है जब हम क्या करेंगे, जब हम वो प्रॉपर पेशेंट जब आएगा उसको हम गाइड करेंगे। ठीक है, अब पेशेंट जब आता है उसके बाद हम हिस्ट्री वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेप है वो होता है प्रोटोकॉल सिलेक्शन। प्रोटोकॉल मतलब प्रोसीजर सिलेक्शन। जो प्रोटोकॉल सिस्टम में मैंने आप लोगों को कहा हुआ था ना कि ऑलरेडी सिस्टम में प्रोटोकॉल सेव भी होते हैं और आप अपना खुद भी बना सकते हैं प्रोटोकॉल। तो अगर प्रोटोकॉल है तो कौन सा प्रोटोकॉल हमने सेलेक्ट करना है पेशेंट के लिए। लेट सपोज अगर हम हिस्ट्री देख लें पेशेंट की और आप अपनी जो उस पेशेंट को जो है ना वो ये गाइड कर सकते हैं कि आपको डॉक्टर ने जो है ना वो कंट्रास्ट वाला सीटी स्कैन नहीं लिखा, प्लेन सीटी स्कैन लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम कंट्रास्ट वाला स्टडी कर ले तो उसमें जो है ना पेशेंट को फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो आप डॉक्टर से डिस्कस करके उसके लिए प्रोटोकॉल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटोकॉल सिलेक्शन जो है ना वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक पेशेंट की सेफ्टी के लिए। वो क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं आगे आप लोगों को वो हम डिस्कस करेंगे। तीसरी जो चीज़ है वो है रूम प्रिपरेशन। अब रूम प्रिपरेशन का मतलब क्या है, रूम प्रिपरेशन का मतलब सिंपली रूम प्रिपरेशन का मतलब यही होता है कि सिंपली रूम प्रिपरेशन का मतलब यही होता है कि आपका जो रूम है ना वो प्रिपेयर्ड हो, स्कैनर जो है वो कैलिब्रेटेड हो। ठीक है, उसके सारी जो चीज़ें हैं वो काम करती हो। ये जब आप सुबह आएंगे ना, सुबह सुबह जब लैब आप खोलते हैं या एक फैसिलिटी खोलते हैं तो सबसे पहले हम मशीन को चेक करते हैं कि उसकी जो कुछ टेस्ट है वो हम करते हैं, जो हम इमेज क्वालिटी में या क्वालिटी एश्योरेंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन सा टेस्ट हमने कब करना है, डेली कौन सा टेस्ट करना है, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, एक हफ्ते बाद क्या क्या चीज़ें मशीन की चेक करनी है, ताकि हम मशीन पे प्रॉपर एंड चेक एंड बैलेंस रखें कि ये मशीन सही तरह से काम करती है या नहीं करती। ठीक है, तो अब स्कैनर कैलिब्रेशंस हमने करने हैं, ट्यूब को वार्म अप करना है। ये नहीं है कि आपने पेशेंट आ जाए और पेशेंट टेबल पे लेट जाए और तब जो है ना वो आपने ट्यूब को वार्म अप करना है, ऐसा नहीं होता। आप जब सुबह सुबह आते हैं, चाहे कोई पेशेंट आया भी नहीं हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने ट्यूब को जो है वो वार्म अप करना होता है। ट्यूब वार्म अप का तरीका क्या होता है, ट्यूब वार्म अप का तरीका ये होता है कि आपने रूम को लॉक करना है जहाँ पे मशीन पड़ा हो और आप कंसोल में बैठ के खाली मशीन को चलाएंगे। वार्म अप के लिए खुद अपना एक प्रोटोकॉल जो होता है वो मशीन में जो है वो सेव्ड होता है। आपने वार्म अप क्लिक करके उसको वार्म अप जो है ना वो स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जिस भी टाइम पर अगर पेशेंट आ जाए आपके लैब में एग्जामिनेशन के लिए या उसके लिए तो उसमें फिर क्या होगा, उसमें ये हो जाएगा कि आप जो है उसको प्रॉपरली मशीन जो है वो आपका वार्म अप होगा, मशीन कैलिब्रेटेड होगा, तो आप डायरेक्टली जो है वो पेशेंट को फैसिलिटेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो वो पूछ सकता है। अगर समझ नहीं आ रही हो उर्दू में तो मुझे बताओ, मैं पश्तो में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। है किसी को कोई मसला? ओके। अच्छा, उसके बाद जो है ना, रूम प्रिपरेशन के बाद जो है अपनी मेडिकल हिस्ट्री या रिकॉर्ड जो है ना वो चेक करना है। अब उसमें मेडिकल हिस्ट्री जो है ना जब हम वो लेते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें जो है ना हमारा हमारे गोल्स क्या होते हैं मेडिकल हिस्ट्री लेने के लिए, हमारा मकसद क्या होता है, हम क्यों मेडिकल हिस्ट्री एक पेशेंट की लेते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले जो है ना हम हमारे तीन गोल्स अचीव करने होते हैं। नंबर वन जो है ना प्रॉपर, नंबर वन जो है ना पेशेंट सेफ्टी। अगर हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे ना तो पेशेंट जो है ना पेशेंट की सेफ्टी को हम अच्छी तरीके से वो कर सकते हैं, प्रैक्टिस में ला सकते हैं। वो कैसे, वो उसको
प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल जो है ना वो हम कर सकते हैं मेडिकल हिस्ट्री के बेस पे। और तीसरा जो है ना, हिस्ट्री जो है उसका फ़ायदा ये होगा कि हम पेशेंट में जो है ना पेशेंट हिस्ट्री हिस्ट्री में ये होगा कि हम पेशेंट को क्या कहते हैं उसको, एक तो हमारे हमें ये गाइडेंस मिल जाएगी कि हम हिस्ट्री पेशेंट को सेफ रखेंगे, प्रॉपर प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर लेंगे। और जब हम हिस्ट्री लेंगे ना तो ये हमें डायग्नोसिस में हेल्प करेगा, रेडियोलॉजिस्ट को डायग्नोसिस में हेल्प करेगा। वो कैसे हेल्प करेगा? क्योंकि हम जब इमेजेस देखते हैं ना तो उसके साथ हिस्ट्री को कंपेयर करते हैं, ठीक है। जब हम हिस्ट्री को कंपेयर करते हैं उसके साथ, तो इसमें ये होता है कि अगर कोई हमें कन्फ्यूजन होती है ना डायग्नोसिस में कि हाँ ये फलानी बीमारी है या फलानी बीमारी है, तो हम पेशेंट की हिस्ट्री चेक करके ना तो डायग्नोसिस उसके साथ कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ पेशेंट को ये सिम्टम्स आ रहे हैं, पेशेंट की ये हिस्ट्री है और इमेजेस में ये चीज़ शो हो रही है, तो ये फलानी बीमारी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना हम वो क्या कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले। ओके ओके, अभी हमने जो पढ़ा है ना उसको हम क्या करते हैं, उसको हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं स्लाइड्स में, ठीक है। अब ये बताओ स्लाइड्स जो है वो चेंज हो रही है? कोई बंदा चैट में लिख दे स्लाइड जो है वो चेंज हो गई है। ओके ओके ओके। अब इसको जो है ना आप थोड़ा सा एक दफ़ा पढ़ ले अपनी स्क्रीन्स के ऊपर कि क्या लिखा हुआ है या कैसे लिखा हुआ है। अच्छा, क्या कहते हैं इसमें कि many steps are taken before the patient ever sets foot at the imaging facility, ठीक है। पेशेंट जो है ना वो आने से पहले जो है हमने बहुत सारे जो क्या कहते हैं उसको स्टेप्स जो है वो हम लेने होते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले क्या है कि टेक्नोलॉजिस्ट बिफोर द सीटी एग्जामिनेशन बिगिंस द टेक्नोलॉजिस्ट मस्ट रिव्यू द पोजीशन ऑर्डर एंड रीड ऑल क्लिनिकल डेटा प्रोवाइडेड। अब हमारे पास जितना भी डेटा जो है ना वो प्रोवाइड होता है, वो हम जो है उसको क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हो उसको रीड कर लेते हैं, उसको हम रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम देख लेते हैं कि कोई डिस्क्रिपेंसीज मतलब कोई डिफरेंसेस है बिटवीन द रिटन ऑर्डर जो डॉक्टर ने लिखा हुआ है या एग्जामिनेशन स्केजुअल या हमने जो है ना वो प्रोटोकॉल जो सेलेक्ट किया हुआ है, या एग्जामिनेशन जो है ना वो अगर पेशेंट कहते हैं कि नहीं अगर डॉक्टर ने लिखा हुआ है सी टी ब्रेन, ठीक है, और पेशेंट कहते हैं कि नहीं नहीं मेरा सी टी पी एन एस है या इसी तरह, तो इसको जो है ना सबसे पहले हमने कंफर्म करना है। इसी तरह हमने क्या करना है, एग्जामिनेशन इनिशिएट करना है। सबसे पहला जो हमारा काम है वो है एग्जामिनेशन को इनिशिएट करना, ठीक है। अब उस एग्जामिनेशन को इनिशिएशन के बाद हमने क्या करना है, एग्जामिनेशन इनिशिएशन के बाद हमने सबसे पहले प्रोटोकॉल को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हमने पहले ये डिस्कस हम कर चुके हैं कि क्या कहते हैं कि जब हम एग्जामिनेशन जो है वो रिसीव हो जाए हमारे सीटी स्कैन डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो हमने प्रॉपर एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल जो है उसको सेलेक्ट करना है, उस पर एग्री होना है, ठीक है। अब जो प्रोटोकॉल सेलेक्ट होता है वो रेफरिंग फिजिशियन और टेक्नोलॉजिस्ट के इनपुट के साथ जो है ना वो हम उसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपको लगता है कि ये स्कैन जो है ये विद कंट्रास्ट अच्छा रहेगा और डॉक्टर ने प्लान लिखा है, तो आप डॉक्टर को कह सकते हैं कि सर
ये जो है ना डॉक्टर को मशीन के बारे में इतना इल्म तो नहीं होता ना, ठीक है। तो आप उसको फिजिशियन को ये बता सकते हैं कि सर अगर हम इसमें कंट्रास्ट ऐड कर ले तो ये जो है ना और इन्हेंस हो जाएगा, हमारे रिजल्ट्स जो है वो और अच्छे आ जाएंगे, हमारा इमेज क्वालिटी जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक है। फिर द सिलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल शुड अटेम्प्ट टू आंसर द क्लिनिकल क्वेश्चन पोज्ड विद लीस्ट रिस्क टू द पेशेंट। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, इसमें हमने क्या करना है, ये जो पॉइंट है इसका मतलब ये है कि हमने वही प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है, ठीक है, जिसमें ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये जो है ना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने जो है वो प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है जो हमारे क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, क्वेश्चंस क्या पूछे कि इस पेशेंट को क्या हुआ है, आप इसको डायग्नोस कर ले, ठीक है। तो हमने वो क्वेश्चन जो है उसको आंसर करना है बट विद द लीस्ट रिस्क टू द पेशेंट। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि पेशेंट जो है ना वो सेफ रहे। जो हम अलारा की बात करते हैं ना, कि हमने वो प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है कि पेशेंट जो है उसमें बिल्कुल उसको रिस्क ना हो, पेशेंट जो है वो बिल्कुल हमारा सेफ रहे और उसके साथ साथ हमारा जो है ना वो काम भी हो जाए। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि हमारी इमेज क्वालिटी बेस्ट वो होगी जो हमारे लिए डायग्नोस्टिकली यूजफुल हो, ठीक है। तो हमने वो प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है जो हमारे डायग्नोसिस में हेल्प कर ले, हमारा डायग्नोसिस उससे हो जाए, जो क्वेश्चन हमने पूछे हैं वो क्वेश्चन हमारे आंसर हो जाए, लेकिन पेशेंट को रिस्क जो है ना वो भी थोड़े से थोड़ा जो है ना वो हो, ठीक है। अब रिस्क टू द पेशेंट इंक्लूड, अब रिस्क क्या हो सकते हैं, पेशेंट को रिस्क क्या हो सकते हैं, रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से रिस्क हो सकता है, आप लोगों को पता है। दूसरा कंट्रास्ट एलर्जी जो है ना, कंट्रास्ट मीडिया से जो एलर्जी होती है वो रिस्क हो सकता है, सबसे बड़ा रिस्क वो होता है। और ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। अब ये ब्लीडिंग या इन्फेक्शन जो है ना वो क्या होता है, ब्लीडिंग या इन्फेक्शन जो है ना वो कब होता है, जब हम मोर इन्वेसिव प्रोसीजर करते हैं। मोर इन्वेसिव प्रोसीजर से मतलब क्या है, जैसे हम सीटी गाइडेड बायोप्सीज करते हैं या सीटी गाइडेड नीडल एस्पायरेशन करते हैं, हम किसी जगह से पानी निकालते हैं या बायोप्सी करते हैं सीटी के गाइडेंस में, ठीक है। तो उस प्रोसीजर्स को हम इन्वेसिव प्रोसीजर मिनिमली या मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स कहते हैं, लेकिन उसमें ब्लीडिंग का खतरा होता है, इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, ठीक है। तो हमने प्रोटोकॉल जो है ना वो प्रॉपर सेलेक्ट करना होता है, लेकिन हमारा मकसद क्या होता है प्रॉपर प्रोटोकॉल सिलेक्शन के लिए, ताकि कि हम जो है ना हम डायग्नोसिस भी अच्छी तरीके से कर ले और पेशेंट के लिए जो है ना वो रिस्क भी कम हो। अगर किसी पेशेंट को कंट्रास्ट की ज़रूरत नहीं है तो हम अवॉइड कर सकते हैं कि उसको एवी जो है ना वो कंट्रास्ट हम प्रोवाइड कर ले, ठीक है। तो हमने जो है ना कोशिश करनी है कि कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं देनी, या प्रोटोकॉल में ऐसी कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं ऐड करनी जिसका हमें कोई फ़ायदा ना हो लेकिन पेशेंट को नुकसान हो, ठीक है। तो हमने ऐसा प्रोटोकॉल जो है ना उसको सेलेक्ट करना है। तो ये जो है ना ये प्रॉपर प्रोटोकॉल सिलेक्शन के का फ़ायदा है, ठीक है। अब उसके बाद आगे हम जाते हैं रूम प्रिपरेशन में। रूम प्रिपरेशन जो हमने ऑलरेडी हमने बताया हुआ है, मैंने आप लोगों को हमने डिस्कस कर लिया अभी थोड़ी देर पहले कि रूम प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है। रूम प्रिपरेशन का रूम प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि बिफोर ब्रिंगिंग द पेशेंट टू द एग्जामिनेशन रूम इट शुड बी अप्रोप्रिएटली प्रिपेयर्ड। अब प्रिपरेशन क्या है, स्कैनर कैलिब्रेशन एंड ट्यूब वार्म अप्स प्रोसीजर शुड बी डन व्हाइल द रूम इज फ्री ऑफ बोथ पेशेंट्स एंड स्टाफ। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हमने ट्यूब वार्म अप कैसे करना है, कि रूम खाली होगा, अंदर मशीन ऑन होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसके बाद क्या होता है कि अप्रोप्रिएट सेफ्टी इक्विपमेंट सच एज थायराइड और ब्रेस्ट शील्ड शुड बी रेडी फॉर यूज, ठीक है। अब रूम शुड बी चेक्ड फॉर क्लीनलीनेस। अब ये होता है कि जब हम एक पेशेंट जो है ना वो निकल जाए उससे रूम से, ठीक है, तो अगर हमने कंट्रास्ट किया होता है, मतलब कंट्रास्ट हमने पेशेंट को लगाया होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहले एक मिनट। अच्छा, तो हम अगर एक पेशेंट को कंट्रास्ट लगा दें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कंट्रास्ट अगर हम उसमें पेशेंट को लगाते हैं, ठीक है, रूम प्रिपरेशन में, तो हम क्या करते हैं,
हम जब पेशेंट से वो आईवी लाइन या वटेवर जो भी होता है वो हम रिमूव करते हैं ना, तो हम वो वहाँ पे रख देते हैं। जो हमने पेशेंट के लिए जो चीज़ें यूज़ की होती है, वो सारी चीज़ें जो है वो क्या होती है कि वो सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी होती है। तो हमने ये नहीं करना। जब हम एक पेशेंट को क्या करते हैं उसको जब हम जब हम एक पेशेंट को क्या करते हैं उसको उसकी एग्जामिनेशन हो जाती है, सीटी हो जाती है, जब वो निकल जाता है तो हमने एग्जामिनेशन रूम को जो है वो प्रॉपरली क्लीन करना है दोबारा जाके। ठीक है, उसके प्रीवियस पेशेंट से जो आइटम्स या वो जो सप्लाईज जो है वो रह जाती है उसको डिस्कार्ड करना है, हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पे रख देना है। ठीक है, अब अप्रोप्रिएट सेफ्टी इक्विपमेंट्स जैसे थायराइड शील्ड्स हो गए, ब्रेस्ट शील्ड्स हो गए या लेड एप्रन वगैरह हो गए, सेफ्टी की जो चीज़ें होती है ना, शील्डिंग होती है, वो सारी चीज़ें जो है वो हमने चेक करने की रूम में पड़ी हुई है या नहीं। जब पेशेंट का एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले ये सारी चीज़ों का हमने वो क्या करना है, वो ध्यान रखना है कि हम उसमें पेशेंट जो है वो आ जाए रूम में और ये सारी चीज़ें जो है वो रेडी हो। उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री एंड रिकॉर्ड, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात बता दी डिस्कशन में कि अप्रोप्रिएट मेडिकल हिस्ट्री जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमने क्या करना है उसको में हमने तीन चीज़ें देखनी होती है। हमारे 3 गोल्स होते हैं, एक पेशेंट की हिस्ट्री लेने के पीछे हमारे 3 गोल्स होते हैं, हमने उसको अचीव करना है। सबसे पहला जो गोल है वो है पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, दूसरा जो हमारा मेन गोल होता है वो हमारे पास होता है कि हमने प्रॉपर या करेक्ट सिलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल, यहाँ पे ये देखे ये लिखा हुआ है कि ये पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, उसके बाद करेक्ट सिलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल और उसके बाद प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर इंटरप्रेटिंग द एग्जामिनेशन। अब इट विल हेल्प टू इंश्योर द पेशेंट सेफ्टी, गाइड द सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन प्रोटोकॉल एंड ऑफर द रेडियोलॉजिस्ट वैल्यूएबल डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन। अब हिस्ट्री फॉर्म में हमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, हमें वो क्वेश्चंस इंक्लूड करने चाहिए हिस्ट्री फॉर्म में जिससे हमें ये साबित हो जाए या जिसमें हमें ये जो है ना वो अचीव हम कर ले कि पेशेंट जो है उसको हमने सेफ कैसे रखना है, प्रॉपर प्रोटोकॉल कैसे सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमने रेडियोलॉजिस्ट की जो है रेडियोलॉजिस्ट के लिए हमने क्या इंफॉर्मेशन जो है हमने रेडियोलॉजिस्ट को वो करनी होती है, क्या कहते हैं उसको, प्रोवाइड करनी होती है। अब सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री में क्या होता है, यहाँ पे जो है ना ये प्रोटोकॉल है नहीं, लेकिन बड़े बड़े सेटअप्स में अगर आप जाओ ना तो उसमें प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल उसमें इस तरह होता है कि वहाँ पे एक एमओ या एक डॉक्टर बैठा होता है जो आपकी हिस्ट्री जो है वो प्रॉपर हिस्ट्री लेगा। ठीक है, हिस्ट्री जो आपकी लेगा डॉक्टर, तो उस हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चन किस तरफ डायरेक्टेड होते हैं कि अगर आपको कोई प्रीवियस जो है ना वो कोई सर्जरी तो आपकी नहीं हुई, या आपकी जो है ना वो प्रीवियस कोई जिसको कहते हैं या क्या कहते हैं उसको, कि आप जो है ना पहले आपकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई, या अगर आपका पहले कोई सीटी स्कैन वगैरह हुआ हो, या अगर कोई और चीज़ ऐसी हुई हो तो आपको अगर कंट्रास्ट दिया हो तो पिछले बार आपको कोई कंट्रास्ट की एलर्जी तो नहीं हुई थी। अगर आपको कंट्रास्ट की एलर्जी हुई होती है तो वो डॉक्टर जो है वो वहाँ पे फॉर्म में लिख देता है। अब वो फॉर्म जो है जब आपकी मेडिकल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है तो वो फॉर्म जो है आपका सीटी डिपार्टमेंट में आ जाता है। तो आपका काम बनता है कि वो उस हिस्ट्री को एक दफ़ा चेक कर ले। अगर डॉक्टर से कोई चीज़ मिस हुई हो तो आप उसको पेशेंट से पूछ सकते हैं। ठीक है, आप उसको कंफर्म कर सकते हैं पेशेंट से अगर डॉक्टर से कोई चीज़ मिस हुई हो, या अगर डॉक्टर जो है ना फिर भी अगर डॉक्टर कहता है कि इसको कंट्रास्ट देना चाहिए, और अगर आप हिस्ट्री में देख ले तो उसमें वो होता है कि डॉक्टर उसमें प्रॉपरली या साफ साफ नज़र आ रहा होता है कि आप जो है ना उसको अगर आप उसमें वो करते हैं कि डॉक्टर आपको बता दे कि आपने जो है ना कंट्रास्ट देना है, लेकिन अगर आपको हिस्ट्री में पता चल जाता है कि यार इस पेशेंट को ये मसला है, अगर हम कंट्रास्ट देंगे तो ये मसला और ज़्यादा हो सकता है, पेशेंट के एडवर्स इफेक्ट जो है ना वो सीवियर हो सकते हैं, तो इसीलिए हम कंट्रास्ट नहीं दे सकते। तो मेडिकल हिस्ट्री जो है ना वो प्रॉपर रीड करनी है। अब हिस्ट्री आपने रीड कर ली, आप एग्जामिनेशन शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने पेशेंट को आइडेंटिफाई करना होता है प्रॉपर। अक्सर ये होता है कि हमारे पास एक ही नाम के 2 पेशेंट आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एटलीस्ट 2 तो ऐसे मेथड्स होने चाहिए जिसमें हम पेशेंट को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे क्या होता है कि एक पेशेंट का नाम होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा
पेशेंट के नाम के साथ साथ हम उसमें करते हैं, पेशेंट के नाम के साथ साथ हम उसमें वो कर देते हैं, जगह का नाम लिख लेते हैं, एड्रेस लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम अगर आप यहाँ पे भी अगर आप किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, तो आपको कहते हैं कि अपना नाम बताएं और जगह बताएं, ठीक है। तो फिर जब आप जाते हैं अपॉइंटमेंट, अपनी अपॉइंटमेंट का वेट करते हैं, अपनी बारी का वेट जब करते हैं वहाँ पे वेटिंग एरिया में, तो अटेंडेंट जब आता है तो आपको ऐसे बुलाता है कि फलाना फलानी जगह का, सही है, ठीक है, जैसे अरशद गोलगदा या वट एवर जो जो भी हो, वो जो है ना उस नाम से पुकारते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। हो सकता है उस रूम में और भी एक बंदा बैठा हो जिसका नाम सेम हो, ठीक है। तो हमने एटलीस्ट जो है ना वो एटलीस्ट 2 मेथड्स ऑफ वेरीफाइंग अ पेशेंट आइडेंटिटीज आर रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये तो हो गया कि आपने हिस्ट्री भी देख ली, सब कुछ देख लिया, ये देखे ये एक सैंपल है फॉर्म का, ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री फॉर्म का एक सैंपल है। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस इंक्लूडेड है या कौन कौन सी चीज़ें जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है। अब आईवी कंट्रास्ट से अगर किसी को एलर्जी है, ये हमने चेक करना है, फूड मेडिकेशन एलर्जी, या पेशेंट प्रेग्नेंट तो नहीं है, या ब्रेस्ट फीडिंग तो नहीं है, किडनी की का डिजीज़ वगैरह तो नहीं है, या थायराइड कोई कैंसर वगैरह, या मिस्थीनिया ग्रेविस, ये सारी चीज़ें डिफरेंट फैसिलिटीज़ में डिफरेंट होते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है ना, हमारे क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन हमने इंक्लूड करने हैं जिसमें हमें पता चल जाए कि ये पेशेंट का एग्जामिनेशन करना हमारे लिए सेफ है या नहीं। पेशेंट को एक्सरे की टेबल पे लेटाना, उसको एक्सपोज करना रेडिएशन को, उसको कंट्रास्ट देना, ये हमारे लिए पॉसिबल है या नहीं है, ये हमारे लिए सेफ है या नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री का जो है ना सबसे बड़ा मकसद होता है। अब यहाँ पे अगर हम देख ले कि मेडिकल हिस्ट्री, ये फॉर्म तो आप फिर अपने लिए वो देख लेना, ठीक है। अब हमने कहा था कि हिस्ट्री के जो है ना वो 3 मकसद होते हैं, पेशेंट सेफ्टी, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल, और तीसरा जो है वो रेडियोलॉजिस्ट को डायग्नोस्टिक में हेल्प करना, या डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन के लिए जो है ना हम हिस्ट्री लेते हैं। अब पेशेंट सेफ्टी जो है उसको हम कैसे उसमें लाएंगे। पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी ये है ना कि अगर अभी हो ऐसा होता है कि पेशेंट को जब हम कंट्रास्ट देते हैं ना, तो पेशेंट को एलर्जी हो सकती है कंट्रास्ट से, और ये एलर्जी जो है ये बता के नहीं आती, ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है, ठीक है। ये आप लोगों को पता है कि कंट्रास्ट की एलर्जी जो होती है ये बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती है। अगर आप बहुत सारे स्टेप्स भी कर ले तब भी चांसेस हमारे पास हो है कि पेशेंट को कंट्रास्ट की वजह से एलर्जी हो सकती है, ठीक है। अब पेशेंट सेफ्टी क्या है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रास्ट मीडिया इज कंट्राइंडिकेटेड इन सम पेशेंट या इन सम सिचुएशन, ये आप लोगों को पता होता है, ठीक है, कि कौन कौन से कंडीशन में हमने कंट्रास्ट नहीं देनी, आइडोनेटेड कंट्रास्ट हमने नहीं देना। इन अदर सिचुएशन कंट्रास्ट मीडिया इज एडमिनिस्ट्रेड ओनली आफ्टर अ पेशेंट इज प्री मेडिकेटेड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एन एडवर्स इवेंट। अब हिस्ट्री में आपने पेशेंट से पूछ लिया कि आपने पिछली बार सिटी स्कैन किया था, वो कहते हैं कि हाँ हमने किया था, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि आपको कोई कंट्रास्ट वगैरह या कोई इंजेक्शन या कोई दवाई लगाई थी, वो कहते हैं कि हाँ। तो उसके बाद आपका क्वेश्चन ये होता है कि उस दवाई के वजह से आप पे कोई असर तो नहीं हुआ था। अगर वो कहते हैं कि हाँ पिछली बार जो है ना मुझे कोई रैशेज हुए थे या मेरी बॉडी टेम्परेचर रेज हो गई थी, या तो हम समझ जाएंगे कि उसको जो है ना माइल्ड या मॉडरेट जो है वो रिएक्शन हुआ था, ठीक है। अगर पेशेंट यहाँ पे कोई सिवियर रिएक्शन बता दे कि मुझे ये सिवियर रिएक्शन हुआ था कंट्रास्ट की वजह से, तब जो है ना इस पेशेंट के लिए कंट्रास्ट कंट्राइंडिकेटेड है, तब इस पेशेंट को हम कंट्रास्ट नहीं दे सकते। तो ये हमें जो है ना कहाँ से पता चल गया, हिस्ट्री से पता चल गया, ठीक है। अगर हमने पेशेंट की हिस्ट्री नहीं ली होती और उसको हम सीधा लिटा देते कि आज आप टेबल पे लेट जाओ और उसका सीटी जो है ना वो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, और हम उसको कंट्रास्ट दें, ठीक है, तो हो सकता है कि पेशेंट को एलर्जी हो कंट्रास्ट से और पेशेंट पे एडवर्स इफेक्ट आ जाए, उसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है। आप लोगों को पता है कंट्रास्ट की एडवर्स इफेक्ट कितने खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री जो है वो पेशेंट सेफ्टी के लिए इस तरह से इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक अगर किसी को कोई समझ नहीं आ रही तो रेज योर हैंड्स एंड आस्क द क्वेश्चंस इफ एनी वन हैव एनी कंफ्यूजन टिल नाउ। किसी को कोई मसला है तो पूछ ले। ओके, अच्छा, अब उसमें क्वेश्चन जो है वो मेडिकल हिस्ट्री में क्या क्या इंक्लूड करनी चाहिए, रीनल फंक्शन के हवाले से,
ठीक है। रीनल फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे देखते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। रीनल फंक्शन जो है ना, एक सीटी स्कैन एग्जामिनेशन के लिए किडनीज ठीक होना ज़रूरी है, वो क्यों ज़रूरी है ये अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। थायराइड कंडीशन, एलर्जीज वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने हिस्ट्री पे इंक्लूड करनी है। दूसरी चीज़, एक बात हमेशा याद रख ले, अगर आपके पास एग्जामिनेशन के लिए कोई फीमेल वो चाइल्ड बियरिंग एज की हो, चाइल्ड बियरिंग एज का मतलब क्या होता है? चाइल्ड बियरिंग एज का मतलब ये होता है कि अगर वो पेशेंट जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती है, उसकी एज ऐसी है कि वो एडल्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ये होगा कि आप मैरिड है या अनमेरिड है, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि हम मैरिड है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये होना चाहिए कि आप एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही, मतलब आप प्रेग्नेंट तो नहीं है या प्रेगनेंसी के चांसेस तो नहीं है। हमारा ये क्वेश्चन जो है ना वो लाजमी होना चाहिए, क्योंकि आपने अभी पिछले सेमेस्टर में रेडियो बायोलॉजी यानी रेडिएशन प्रोटेक्शन में वो लॉ एक पढ़ी थी ना, कि स्टेम सेल्स और मेटाबॉलिक स्टेट पे जो है ना वो डिपेंड करता है, क्या कहते हैं उसको, रेडिएशन के इफेक्ट्स, ठीक है। तो अगर प्रेग्नेंट है एक फीमेल पेशेंट, फीटस पे सबसे ज़्यादा असर होता है किस चीज़ का? रेडिएशन का। और उसके जो इफ़ेक्ट्स है वो आपने पढ़े होंगे कि मेंटल रिटार्डेशन, या जो है ना पेशेंट की जो जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है तो वो या मेंटली डिसेबल होगा, या जो है उसको पैदाइशी कोई माजूरी होगी, जब अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पेसिफिकली अगर हमने किसी को एक्सपोज कर लिया रेडिएशन में, तो पॉसिबिलिटीज़ है एडवर्स इफेक्ट्स के। तो इसीलिए हमने क्या करना है, पेशेंट सेफ्टी को इस मद्देनज़र रखते हुए हमने पेशेंट से ये क्वेश्चंस पूछने होते हैं लाजमी। डॉक्टर जो है, अब एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, ठीक है, लेट सपोज एक पेशेंट है, वो आ गया, उसको चोट लगी है पाँव में, तो उसको पाँव का सीटी स्कैन करना है। तो डॉक्टर के जहन में ये अक्सर नहीं आता कि इससे मैं पूछ लूँ कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, वो क्या करते हैं, उसको फुट का जो है ना वो सीटी स्कैन लिख देता है या नी का लिख देता है, तो उसका उससे क्या लेने देना फीमेल के प्रेग्नेंट होने या ना होने से। लेकिन ये हमारा जो है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम पेशेंट को प्रॉपरली उससे क्वेश्चंस कर ले रिगार्डिंग हर प्रेगनेंसी, रिगार्डिंग हर एलर्जीज, रिगार्डिंग हर रीनल फंक्शंस, ये सारी चीज़ें जो है हमने पूछने हैं, ठीक है। अब एक कंडीशन ऐसी है कि वहाँ पे ये फीमेल पेशेंट प्रेग्नेंट है और उसके लिए सीटी स्कैन करना बहुत ज़्यादा लाजमी है, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं, जिसको मैं बार बार कहता हूँ, एक चीज़ हम देखते हैं, उसको हम कहते हैं रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशो। अभी हम इस कंडीशन में देखेंगे कि अगर हमने सीटी स्कैन कर लिया तो पेशेंट को रिस्क ज़्यादा है या बेनिफिट ज़्यादा है, ठीक है। तब हम जो है ना हम आगे जो है ना वो प्रोसीड करेंगे, लेकिन तब भी हम उस डिस्कशन में पेशेंट को इंक्लूड करेंगे, उसके डॉक्टर को इंक्लूड करेंगे, और हम खुद जो है उसमें इंक्लूड होंगे। कभी भी याद रखना, कभी भी अपने आप से जो है ना प्रेग्नेंट पेशेंट का एक्सरे तक भी नहीं करना, सीटी स्कैन तो बहुत बड़ी बात है। जब तक डॉक्टर के प्रॉपर रिटन और उसका स्टैंप, उसका साइन ना हो, आपने प्रेग्नेंट पेशेंट को एक्सपोजर देना ही नहीं है सीटी स्कैन एक्सरेज को। अगर सीटी स्कैन है या एक्सरे जो भी है, आपने पेशेंट को एक्सपोज ही नहीं करना जब तक डॉक्टर का प्रॉपर रिटन ना हो या उसका साइन ना हो कि हाँ इस पेशेंट को जो है ना आप एक्सपोज कर ले, ताकि अगर कोई एडवर्स इफेक्ट आ भी जाए बाद में तो आपकी जिम्मेदारी ना हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी ना आए, ठीक है। अब डिस्कशन में क्या इंक्लूड होना चाहिए, आप पेशेंट को समझाएंगे। लेट सपोज मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। एक पेशेंट है, प्रेग्नेंट है, ठीक है, वो गिर गई, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, ठीक है। अब सबड्यूरल है, एपिड्यूरल है, वट एवर जो भी है वो हमें नहीं पता, वो तब हमें पता चलेगा जब हम सीटी स्कैन करेंगे। लेट सपोज सबड्यूरल है, उसको हम इजीली ड्रेन कर सकते हैं, ठीक है, या एपिड्यूरल है, उसको हम इजीली ड्रेन कर सकते हैं, ये हमें तब पता चलेगा जब हम सीटी स्कैन करेंगे। अब पेशेंट प्रेग्नेंट है, वो है, लेकिन अगर हम यहाँ पे सीटी स्कैन करेंगे तो पेशेंट की जान बच सकती है। तो ये यहाँ पे बेनिफिट ज्यादा है और रिस्क जो है वो कम है। उस रिस्क को और भी मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पेल्विक या एब्डोमेन एरिया को जो है ना वो शील्ड कर सकते हैं प्रॉपर लेड शील्डिंग की वजह से, ठीक है। तो हम पेशेंट को प्रॉपर शील्डिंग करके उसका ब्रेन जो है वो एक्सपोज कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर एक पेशेंट प्रेग्नेंट है तो हम फिर वहाँ पे रिस्क वर्सेस बेनिफिट को देखेंगे। अगर बेनिफिट ज़्यादा हुआ तो हम एग्जामिनेशन को है आगे प्रोसीड कर लेंगे। अगर नहीं है तो हम उसको कहेंगे कि यार आप जाके कोई और अल्टरनेटिव देख ले, आप अल्ट्रासाउंड देख ले या एक्सरे देख ले जो कि लेस हार्मफुल है, या कोई और मोडिलिटी एमआरआई में चली जाए, ठीक है, क्योंकि वो रिलेटिवली सेफ है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? एनीवन? अच्छा, अब दूसरा जो मकसद था हमारा मेडिकल हिस्ट्री लेने का वो है प्रॉपर प्रोटोकॉल सेलेक्शन। Ideally, enough patient information is provided by the ordering clinician to guide the selection of examination protocol. But unfortunately, this is not always the case. In many situations, information obtained from the patient once he or she arrived at the imaging center will determine what examination protocol is applied. Question regarding the symptoms that a patient is experiencing, whether the symptoms are new or chronic, or and the onset of these symptoms are frequently used to select the appropriate protocol. अब यहाँ पे इस चीज़ का मकसद क्या है? इस चीज़ का मतलब ये है यहाँ पे कि डॉक्टर ने एक और चीज़ लिखी होगी, ठीक है, और लेट सपोज डॉक्टर ने लिखा हुआ है सीटी ब्रेन विदाउट कंट्रास्ट। अब जब पेशेंट आ जाए, पेशेंट से आप क्वेश्चंस पूछ ले, ठीक है, पेशेंट की कंडीशन आप देख ले, तो आप डॉक्टर को कहते हैं कि सर अगर हम यहाँ पे कंट्रास्ट दे दें पेशेंट को तो हमारे एग्जामिनेशन पे अच्छा इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना वो प्रॉपर प्रोटोकॉल हमने सेलेक्ट करना है। इस प्रॉपर प्रोटोकॉल सिलेक्शन जो है इसका फ़ायदा ये है। अब डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात आती है कि हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है। जब हम सिटी स्कैन कर लेते हैं ना, तो जब हम रेडियोलॉजिस्ट को रिपोर्टिंग के लिए ये इमेजेस भेजते हैं या स्कैन भेजते हैं, ताकि वो उसको क्या करे आगे जाके उसको क्या कहते हैं उसको देख ले या प्रॉपरली जो है उसको रिपोर्टिंग के लिए हम जब भेज देते हैं उसको डॉक्टर के पास, तो हम उसके साथ हिस्ट्री भी भेजते हैं पेशेंट की। अब हिस्ट्री भेजना क्यों ज़रूरी है? हिस्ट्री भेजना इसलिए ज़रूरी है कि लेट सपोज एक पेशेंट है, उसको पहले कैंसर हुआ हुआ था, उसके लिए हमने रेडियोथेरेपी कर ली थी, ठीक है। अब रेडियोथेरेपी से जो है ना वो लंग्स में स्कार बन जाते हैं, ठीक है, लंग्स में स्कार बन जाते हैं। अब एक और बीमारी है जिसको हम फिब्रोसिस कहते हैं, फिब्रोसिस में जो है ना वो भी लंग्स में स्कार बन जाते हैं, ठीक है। अब हमने थोरेक्स कर लिया, सीटी थोरेक्स कर लिया, ठीक है। अब पेशेंट के इमेजेस में वो स्कार्स हमें नज़र आते हैं। अब वो स्कार्स हमें नज़र आ गए, अब उस स्कार्स की बेसिस पे हमें वो स्कार्स तो यही बताएंगे, अगर हमें पेशेंट का पता ना हो कि इस पेशेंट का जो है ना वो पास्ट में जो है ना वो लंग कैंसर था और उसकी रेडियोथेरेपी हो गई थी, अगर हमने पेशेंट की हिस्ट्री ना ली हो तो हमें ये चीज़ पता नहीं होगी, तो हम उसमें रॉन्ग डायग्नोसिस दे सकते हैं ना, रॉन्ग डायग्नोसिस देख सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम नज़र आती है, तो हम लिख लेंगे कि इस पेशेंट को फिब्रोसिस है। असल में फिब्रोसिस होगा नहीं, वो जो है वो क्या होगा, फिब्रोसिस नहीं होगा, वो क्या होगा, वो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि हम फिब्रोसिस पेशेंट को हम गलत डायग्नोस कर लेंगे कि हाँ इसको फिब्रोसिस है, अगर असल में पेशेंट को फिब्रोसिस होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हमें प्रॉपर जो है वो हिस्ट्री लेनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई सबको? अगर कोई और क्वेश्चन है तो यहाँ तक आप पूछ ले। अच्छा, अब हिस्ट्री के साथ साथ हमने पेशेंट के क्या क्या चेक करना है, कौन कौन से टेस्ट करने हैं सीटी स्कैन से पहले। सबसे पहले द लेबोरेटरी वैल्यूज फॉर बन, बन हम कहते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन या सीरम क्रेटिनिन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट रीनल फंक्शन। अब रीनल फंक्शन क्रेटिनिन से कैसे पता चलती है? क्रेटिनिन है क्या चीज़? क्रेटिनिन जो है ये एक प्रोटीन है क्रेटिन। जब हम मसल्स को चलाते हैं, मतलब हम चलते हैं, काम करते हैं, हमारे मसल जो एनर्जी वेस्ट करती है, तो उस एनर्जी जब लग जाती है उसका वेस्ट प्रोडक्ट है एक क्रिएटिन, ठीक है। वो कंज्यूम करते हैं क्रिएटिन प्रोटीन को, उस क्रिएटिन प्रोटीन का वेस्ट प्रोडक्ट है क्रिएटिनिन। ये क्रिएटिनिन जो है ये बॉडी से निकलता है थ्रू यूरिन, थ्रू किडनीज। अब अगर आपकी किडनीज जो है वो प्रॉपरली काम करते हो तो आपके बॉडी जो है वो क्रिएटिनिन को निकाल सकती है।
अगर आपकी किडनीज प्रॉपरली काम नहीं करती तो इट मीन्स क्रेटिनिन भी आपकी बॉडी से नहीं निकलेगा। जब क्रेटिनिन नहीं निकल सकता तो कंट्रास्ट क्या निकल जाएगा? तो इसी वजह से हम क्रेटिनिन को जो है वो चेक करते हैं। अब इट इज़ इंपॉर्टेंट इफ़ अ पेशेंट विल रिसीव एन आईवी कंट्रास्ट एजेंट। जब हम आईवी कंट्रास्ट लेते हैं ना, जब हम आईवी कंट्रास्ट लेते हैं, जब हम आईवी कंट्रास्ट लेते हैं ना, देते हैं पेशेंट को, तो इससे पहले हमने पेशेंट की सीरम क्रेटिनिन लेवल चेक करनी होती है। अब सीरम क्रेटिनिन लेवल जो है वो हमने क्यों चेक करनी होती है? वो हम इसलिए चेक करनी होती है कि हमें किडनी के फंक्शन के बारे में पता हो। तो ये जो वैल्यूज़ क्या मतलब है, ये वैल्यूज़ जो है ये आप खुद एक दफ़ा देख लेना कि इसका क्या मतलब है और नॉर्मल क्या है। आपको ये जो नॉर्मल वैल्यूज़ नज़र आ रही है ना, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, ठीक है। अब पेशेंट एजुकेशन एंड इन्फॉर्म कंसेंट। अब रेडियोलॉजिस्ट की या टेक्नोलॉजिस्ट की जो है ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या कर ले। वो टेक्नोलॉजिस्ट है, वो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड पेशेंट एजुकेशन, ठीक है। हमने क्या करना है? पेशेंट को एजुकेट करना है। ये हमारा एजुकेशन का क्या कहते हैं उसको, हाँ, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पेशेंट को एजुकेट कर ले। एटलीस्ट इतना हम पेशेंट को बताए कि ये प्रोसीजर जो है वो कैसे होगा। आप जो है ना वो लेटेंगे, खड़े होंगे, बैठेंगे या क्या होगा, ये सब उसको अपनी बताना है। उसके बाद अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ प्रोसीजर की कितने टाइम तक ये चलेगा। इससे क्या होता है, पेशेंट का थोड़ा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है। वो डरता नहीं है फिर कि हाँ कोई मेरा ख्याल रख रहा है, कोई मुझे बता रहा है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने पेशेंट को ये बताना है कि हमने आपको कंट्रास्ट देना है या नहीं देना। उसके बाद हम ये बताना है पेशेंट को कि जब हम आपको बता दें कि आपने सांस रोकना है तो आप सांस रोकेंगे, हमने आपको करना है कि आप इस साइड पे हो जाए, आप ये कर लेंगे, आप वो कर लेंगे। अगर आपने पहले से बता दिया हो पेशेंट को तो पेशेंट फिर एट अ टाइम कंफ्यूज नहीं होगा। अब अगर आपने पेशेंट को नहीं बताया कि जब मैं बोलूंगा तो आपने सांस रोक लेना है, तो वो पेशेंट अंदर जो है ना वो लेटा हुआ है एग्जामिनेशन पे, और आपने अचानक एग्जामिनेशन के बीच में बोला कि सांस रोक ले, तो पेशेंट मेंटली रेडी नहीं होता। मैं पेशेंट मेंटली जब रेडी नहीं होगा तो उसमें जो है ना वो हो सकता है मोशन आर्टिफैक्ट आ जाए आपकी एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना अपने पेशेंट को एजुकेट करना है। उसके बाद इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब क्या है? इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब ये है कि आपने पेशेंट को पहले समझाना है कि हम ये चीज़ आपके साथ करेंगे, इसमें जो है ना ये प्रोसीजर का नेचर है, ये रीजनेबल अल्टरनेटिव्स है। उसके बाद रिलीवेंट रिस्क या बेनिफिट क्या हो सकते हैं इस प्रोसीजर के, और आपने कितना समझ लिया कि हम आपके साथ क्या क्या करेंगे या ये चीज़ आपके साथ होंगी। तो ये सारी चीज़ें जब हम पेशेंट को करते हैं, कह देते हैं, ठीक है, तो फिर हम उससे पूछते हैं कि आपको समझ आ गई सारी चीज़ की आपकी इजाज़त है कि हम आपको ये स्कैन कर दे। जब वो कहते हैं कि हाँ इजाज़त है, तो आपने वहाँ पे एक कंसेंट फॉर्म होता है, वहाँ पे उससे साइन लेना है। याद रख ले, कभी भी कोई भी प्रोसीजर कंसेंट के बगैर नहीं करना। अगर पेशेंट टेबल पे एक पेशेंट को चाहे जो भी हो जाए, और अगर आपने पेशेंट से इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया हो, आपने उसको पहले समझाया हो कि इस एग्जामिनेशन से ये रिस्क हो सकता है, फिर भी पेशेंट अगर एग्री हो और उसके बाद पेशेंट को वो मसला हो गया, तो आपको कोई नहीं पकड़ सकता। आप कानूनन और ह्यूमन लॉस के मुताबिक जो है आप सेफ हैं। क्लियर? अब आपने कंसेंट नहीं लिया, पेशेंट को कुछ हो गया, तो आपको सबसे पहले पकड़ सकते हैं, ठीक है। कंसेंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खुद रीड कर लेना है फिर। अब वाइटल साइंस क्या होते हैं? वाइटल साइंस हमारे बॉडी में टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर और रिस्पायरेटरी रेट, इन चार चीज़ों को कंबाइनली हम वाइटल साइंस कहते हैं। अब जब पेशेंट आ जाए ना आपके पास एग्जामिनेशन में, तो आपने पेशेंट को ऑब्जर्व करना है। आपने पेशेंट का क्या ऑब्जर्व करना है? पेशेंट का कलर ऑब्जर्व करना है, पेशेंट का टेम्परेचर वगैरह, बॉडी लैंग्वेज वगैरह, वीकनेस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने हेलो। अच्छा, तो वाइटल साइंस जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो पेशेंट के बारे में गाइड कर सकती है या बता सकती है। कि लेट सपोज पेशेंट जो है ना वो पहले से जो है ना वो डरा हुआ है, वो उसको वो येलो येलो हुआ हुआ है और ये सारी चीज़ें जो है ना, तो उससे फिर ये क्या होगा कि पेशेंट डरेगा। जब पेशेंट डरेगा तो उसका बीपी भी लो लो हो सकता है, तो हमने पेशेंट को सबसे पहले देख लेना है। फिर जब हम पेशेंट को फिर जब हम एग्जामिनेशन स्टार्ट कर लेते हैं, तो अगर हमको पहले से पता हो कि पेशेंट का जो बीपी है वो ऑलरेडी जो है वो लो है,
या पेशेंट को ऑलरेडी टेम्परेचर है, तो हमें ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा फिर। तो अगर कोई एडवर्स इफेक्ट आ भी जाए तो हम पहले से उसके लिए जो है वो रेडी होगी। ठीक है, उसके लिए हम रेडी होंगे अगर इस तरह कोई चीज़ें जो है वो हो सकता है। अब कोई अगर एडवर्स इफेक्ट्स हो तो उसके लिए हम पहले से रेडी हो। तो इसका फ़ायदा जो है वाइटल साइंस को चेक करने का फ़ायदा यही है। ठीक है, अब उसके बाद वाइटल साइंस में मैंने जैसे आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें आती है। वाइटल साइंस में हमारे पास जो है वो बॉडी टेम्परेचर आता है, उसके बाद हमारा पल्स आता है, उसके बाद रिस्पायरेशंस आते हैं और उसके बाद ब्लड प्रेशर आती है। ये खुद जो है ना एक दफ़ा रीड कर लेना, इसमें कोई चीज़ें कोई वो नहीं है, सिर्फ ये नॉर्मल वैल्यूज जो है वो याद रखनी है। ठीक है, पल्स। अब पल्स जो है, अच्छा, अब पल्स जो है उसको कैसे, पल्स क्या होता है और पल्स में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। पल्स में हमने क्या करना है कि हमने पल्स का रेट चेक करना है कि 1 मिनट में वो हमारा पल्स कितना है। उसके बाद रिदम क्या है और वॉल्यूम, ये तीन चीज़ें जो है हमने पल्स में चेक करनी है। ये अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें, ये मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ कि आप इसको देख लें। अगर हमने किसी का पल्स चेक करना होता है ना, तो उस पल्स में हम क्या क्या देखते हैं, हम उस पल्स का रेट देखते हैं, उसका रिदम देख लेते हैं और उसका वॉल्यूम देख लेते हैं। अब रेट, रेट क्या होता है, रेट ये है कि 1 मिनट में वो कितनी दफ़ा जो है ना वो बीट करता है। ठीक है, अब पल्स है क्या, पल्स इज द अल्टरनेट एक्सपेंशन इन रिकॉइल ऑफ एन आर्टरी, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, अब रिदम या वॉल्यूम, वॉल्यूम को हमने कैसे करना है या रिदम को हमने ये देखना है कि ये रेगुलर है या इरेगुलर है। रेगुलर का मतलब ये है कि ये प्रॉपर इंटरवल के बाद आता है या नहीं, बीच में कोई एक मिस तो नहीं होता। ठीक है, ये हमने रिदम देखना है। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम जो है ना उससे हमें बीपी का पता चलता है। ठीक है, अगर आप पल्स को देख लेना तो जितने जोर के साथ ये आपके जो उंगली है उससे टकराते हैं या जहाँ पे आपने हाथ रखा है अगर वहाँ से टकराती है जितनी जोर से, तो उतना उतना हमें पता चलता है कि इतना जो है ना ये वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमने देखनी होती है। ठीक है, अब ये जो है ये बाकी चीज़ें जो है आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर किसी को कोई इशू हो या कोई मसला हो तो आप क्वेश्चन पूछ ले। और ये जो आखिरी वाले जो स्लाइड्स मैंने आप लोगों को बताए हैं ये पल्स वगैरह वाली, ये जो है ये नॉर्मल सी बात है, ये खुद एक दफ़ा जो है ना वो रीड कर लेना। ठीक है, और अभी यहाँ तक जो अगर कोई किसी को कोई मसला हो तो आप जो है वो मुझे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। ये जो आपके साथ स्लाइड्स है ना ये मैं शेयर कर लूँगा स्लाइड्स। ठीक है, और ग्रुप में अभी मैं शेयर कर लूँगा। और ये लेक्चर जो है ये मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया, अब देखते हैं रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। तो इसको मैं गूगल ड्राइव पे या यूट्यूब पे भी अपलोड कर लूँगा और आपके साथ फिर लिंक जो है वो शेयर कर दूँगा। तो अगर आप उसमें क्या कहते हैं उसको, अगर किसी को देखना है या बाद में तो वो इजीली देख सकता है।